शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से रूबरू हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, मूक्स के इस प्रयास के तहत यानी पहल के तहत हम लोग पहले सप्ताह के दूसरे व्याख्यान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जैसा कि पहले व्याख्यान में भी हमने आपको बताया कि व्याख्यान के आरंभिक सप्ताह में हम शोध की अवधारणा के विविध संदर्भों पर विचार विमर्श करेंगे। तो उसी के तहत इस दूसरे व्याख्यान का जो विषय निर्धारित किया है वो है शोध, व्युत्पत्ति, अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा। तो आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं, यानी मुख्य विषय से चर्चा का आरंभ करते हैं। शोध तत्सम शब्द है। शोध शब्द हिंदी में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिसका मूल अर्थ खोज करना या जांच पड़ताल करना है। इसकी व्युत्पत्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो इसके मूल भाव को स्पष्ट करती है। यानी कहने का आशय ये है कि यह शब्द जो है वो संस्कृत से आगत शब्द है, संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका निर्माण शुद्ध धातु से हुआ है, यानी ये शब्द जिस धातु से बना है वो शुद्ध है, और इस धातु का अर्थ यानी इसका जो मूल अर्थ है वो है परिष्कृत करना या प्रमाणित करना होता है। इसके विस्तार के संदर्भ में हम कह सकते हैं, यानी इसको विस्तार प्रदान करते हुए ये कहा जा सकता है कि शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष या गंदगी को दूर करने के लिए यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यानी इसको भी इस संदर्भ में भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी धातु से शोधन शब्द भी निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है साफ करना, परिष्करण या दोष का निवारण। इस प्रकार शोध शब्द का मूल भाव ये है कि यह ज्ञान की अशुद्धियों को दूर करने और सत्य को परिष्कृत रूप में स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। अर्थ के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि शोध शब्द का अर्थ उपयोग के संदर्भ के अनुसार विकसित हुआ है, लेकिन इसका केंद्रीय भाव किसी विषय की गहराई में जा करके सत्य की खोज करना होता है। यानी इसके द्वारा हम सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझते हैं, या इसका आशय उसी में निहित होता है। तो हम इसको और विस्तार से समझने के लिए देखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसका सामान्य अर्थ क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में शोध का अर्थ खोज है, यानी किसी नई चीज या तथ्य का पता लगाना। इसके लिए जांच शब्द भी प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ किसी विषय या मामले की गहन छानबीन करना। इसके लिए तलाश भी एक दूसरा शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी गुम हुई चीज या कोई गुम हुआ उत्तर, उसको ढूंढना।
शैक्षणिक और वैज्ञानिक संदर्भ में शोध का अर्थ अत्यंत विशिष्ट और व्यापक होता है। इसका प्रयोग नवाचार एवं ज्ञान वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। यह सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से नए ज्ञान की खोज करने, मौजूदा ज्ञान को प्रमाणित करने, समस्याओं का समाधान ढूंढने और सिद्धांतों तथा नियमों को विकसित करने की प्रक्रिया है। यानी कहने का आशय है कि यह विशिष्ट संदर्भों से जुड़ी हुई विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें शुद्धि का भाव निहित होता है। व्युत्पत्ति के अनुसार शोध का मुख्य लक्ष्य किसी विषय या समस्या से जुड़ी भ्रांतियों, दोषों या अपुष्ट सूचनाओं को हटाकर उससे परे सत्य, तथ्य और तर्क संगत निष्कर्ष स्थापित करना होता है। इसमें एक विशेष वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाता है, यानी एक विशेष प्रकार की विशिष्ट निश्चित प्रक्रिया के द्वारा इस तक हम पहुंचते हैं, इसके संदर्भ में लागू होती है। उस प्रक्रिया के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि इसमें सबसे पहले आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, फिर उसका विश्लेषण करना और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालना सम्मिलित होता है। संक्षेप में शोध वो क्रिया है जो अशुद्ध या अधूरे ज्ञान को शुद्ध और संपूर्ण ज्ञान में परिवर्तित कर देती है। आप जानते हैं कि मानव का जिज्ञासु होना उसकी आदिम प्रवृत्ति है। इसी का परिणाम है कि अनुमान और खोज दो ऐसे तत्व हैं जो उसके मस्तिष्क में उसकी जिज्ञासा की पूर्ति में सदैव लगे रहते हैं। यही अनुमान और खोज कदाचित शोध का आधार बनते हैं। मानव जाति की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही शोध की प्रक्रिया को जन्म दिया होगा। निश्चित ही शोध का प्रमुख कारण जिज्ञासा ही रही होगी और इसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। मनुष्य के भीतर उसके आरंभिक जीवन काल से ही उसके अंदर जो जिज्ञासा विद्यमान होती है वही इसका कारक होती है और इसी के कारण वह सदैव ही मूलभूत संदर्भों को लेकर के प्रश्न के उत्तर जैसे क्या, क्यों, कहां और कैसे की खोज में लगा रहता है। पहिए के आविष्कार को हम जिज्ञासा के परिणाम के रूप में रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन यह जिज्ञासा वहीं समाप्त नहीं हुई और निरंतर बनी रही। कहने का आशय यह है कि यह व्यापक होती रही और बहुआयामिता इसका दूसरा गुण सिद्ध हुआ और जिसके परिणाम के रूप में वर्तमान में हम विकसित ही नहीं अत्यंत विकसित रूप को, पहिए के रूप को देखते हैं। और प्रिय सहभागियों, जिज्ञासा केवल प्रश्नों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि यह अंततः समाधान चाहती है। जिज्ञासु व्यक्ति शोध करता होता है, सत्य की खोज या जो भी उसे ज्ञान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है उसके परीक्षण हेतु व्यवस्थित प्रयत्न करता है। ये शोध का ही परिणाम है। शोध ही विकास का जनक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य की अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति ना होती तो शोध संभव ना होता और कदाचित विकास भी ना होता। यानी शोध ही का एक परिणाम है कि आज हम विकास के इस स्तर पर यानी वर्तमान स्तर पर पहुंचे हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शोध का उद्देश्य जीवन और जगत का उन्नयन है। निरंतर मनुष्य इस उन्नयन के लिए
रत होता है, लगातार इसमें लीन रहता है, प्रयत्न करता रहता है। तो यहाँ पर इसी के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कभी-कभी प्रिय सहभागियों, आप लोग भी जानते हैं कि शोध उन्नयन के बजाय विनाश का भी कारण बन जाता है। शोध का क्षेत्र ज्ञान के जितने भी रूप हैं, उन सभी के सामान्य तथा कुछ असामान्य तत्व अर्थात संसार का जो पूरा संपूर्ण ज्ञान होता है, उस समस्त ज्ञान का इसमें विश्लेषण होता है, यानी इसकी परिधि में वो आ जाता है और ज्ञान का वह रूप जो ज्ञात के साथ साथ अज्ञात होता है, यानी जिसकी केवल चर्चा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है, उस अज्ञात को ज्ञात बनाना तथा ज्ञान पर पुनर्विचार करना भी इसका कार्य होता है। उल्लेखनीय ये है कि यह कार्य स्पष्ट और व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार ज्ञान की तह तक पहुंचना तथा ज्ञान के ज्ञात अज्ञात तथ्यों के विश्लेषण से सिद्धांत निर्मित करना शोध का लक्ष्य होता है। ज्ञान के समस्त आयामों के साथ ही साहित्य का शोध भी संभावित होता है। इसे व्यवस्थित रूप से समझने के लिए इसकी परंपरा भी देखनी होगी। तो सबसे पहले हम भारतीय परंपराओं पर दृष्टिपात करेंगे। शोध के इतिहास में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं जो प्राचीन समय से ही हमारी परंपराएं रही हैं, वो वैविध्यपूर्ण रही हैं और समृद्ध भी रही हैं और विभिन्न सभ्यताओं में ज्ञान प्राप्त करने और उसे व्यवस्थित करने के तरीके को भी दर्शाती हैं। ये परंपराएं आधुनिक शोध पद्धतियों की नींव रखती हैं या नींव के रूप में दिखाई देती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध का कार्य जीवन उपयोगी ज्ञान, धर्म परायणता और सत्य की खोज पर केंद्रित रहा है। इसका आरंभ वेदों और उपनिषदों तक के प्राचीन ग्रंथों की रचना, गहन चिंतन, मीमांसा और अनुभव का परिणाम है। इसे एक प्रकार से हम आद्य शोध के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। इसमें ज्ञान प्राप्ति और अनुसंधान के चरणों जो कि 5 माने गए हैं, वो भी बताए गए हैं, जो आज शोध के फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिज्ञा अर्थात प्रस्ताव और परिकल्पना, हेतु कारण और तर्क, उदाहरण, उपनय अर्थात अनुप्रयोग, निगमन अर्थात निष्कर्ष। इसके पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख और सिक्के आते हैं। मौर्य शासक अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में है, तत्कालीन राजनीति, धार्मिक और आर्थिक तथ्यों की जानकारी का प्रामाणिक स्रोत है, जो एक प्रकार के ऐतिहासिक शोध के लिए साक्ष्य का कार्य करते हैं। पुराण और महाकाव्य भी इसी कड़ी में रेखांकित किए जा सकते हैं। इनमें विषय वस्तु का वर्गीकरण, जैसे महाभारत में पर्व, रामायण में कांड, व्यवस्थित अध्ययन और प्रस्तुति को शोध पद्धति ने निश्चित रूप से ग्रहण किया है, यानी वो एक प्रकार से आधार प्रदान करता है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की जो परंपराएं हैं, उस पर भी आप अगर विचार करें तो हम देखेंगे कि यहाँ के शोध मुख्य रूप से
व्यावहारिक लक्ष्यों पर केंद्रित थे। मेसोपोटामिया के खगोलविदों ने मिट्टी की पट्टियों पर तारों, ग्रहों और चंद्रमा की गति के सटीक अवलोकन दर्ज किए और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी के लिए गणितीय गणनाओं का उपयोग किया। यह प्रणालीगत डेटा रिकॉर्डिंग की परंपरा थी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो डेटा रिकॉर्डिंग डेटा का संग्रह होता है उसका मुख्य आधार था। लेखन का जो आरंभ हुआ, यानी जो लिपि का आरंभ हुआ, उसने ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण को संभव बनाया, जिससे सूचनाएं सटीक रूप से बिना किसी परिवर्तन के विकीर्णित हो सकी, फैल सकी। यूनानी विचारकों ने तर्कसंगत प्राकृतिक दर्शन के माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिक जांच की नींव रखी। थेल्स जैसे पूर्व सुकराती दार्शनिकों ने प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली, भूकंप के लिए गैर अलौकिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए, यानी इन्होंने यह बताया कि बिजली का गिरना या चमकना और भूकंप का आना ये अलौकिक नहीं बल्कि एक लौकिक प्रक्रिया है। प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने तार्किक तर्क और निगमनात्मक तरीकों पर जोर दिया। अरस्तु के व्यापक कार्य जीव विज्ञान, भौतिकी, तत्वमीमांसा, व्यवस्थित वर्गीकरण और व्यवस्थित अवलोकन पर आधारित थे। हिप्पोक्रेटस ने रोगों को दैवीय हस्तक्षेप के बजाय प्राकृतिक कारणों के दृष्टिकोण से समझाया, यानी उसको ये बताया कि ये दैवीय कारकों से नहीं होता है बल्कि इसके प्राकृतिक कारण होते हैं। कदाचित उनके इसी अवलोकन और प्रस्तुतिकरण से उपचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। दरअसल प्राचीन परंपराएं दर्शाती हैं कि शोध केवल तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि तर्क, अवलोकन, सत्यापन और ज्ञान के व्यवस्थित संगठन की एक अंतर्निहित प्रक्रिया थी। तो इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक बार फिर से इसके विविध रूपों और परिभाषाओं पर संक्षेप में विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं। अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा, अनुशीलन, परिशीलन, अनुवीक्षण तथा खोज हिंदी में तथा डिस्कवरी, रिसर्च इत्यादि अंग्रेजी में, जैसा कि पहले व्याख्यान में बताया गया है कि इसके समकक्ष शब्द होते हैं या इनके लिए पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मराठी में भी बताया गया कि इसे संशोधन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। और जहां तक इसको समझने के संदर्भ में एक बार फिर से हमें इसके स्वरूप को रेखांकित करने के लिए, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए परिभाषाओं पर विचार करना आवश्यक है। और जो इसका सामान्य अर्थ होता है, तो उससे आगे बढ़कर जब शोध के विशिष्ट अर्थात लाक्षणिक स्वरूप पर विचार करते हैं तो हमें इसके लिए विविध रूपी व्यवस्थित परिभाषाओं की आवश्यकता भी होती है। यानी इसको अगर हम अध्ययन के केंद्र में रखते हैं और इसको एक व्यवस्थित रूप में देखना चाहते हैं तो परिभाषाएं, यानी इसकी समझ, इसका
स्वरूप और इसकी अवधारणा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी आवश्यक होता है। तो जो विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, इस पर विचार विमर्श किया है, एक बार फिर से प्रस्तुत व्याख्यान को पूर्णतः आत्मसात करने के लिए पुनः देखना होगा, उस पर विचार करना होगा। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश कहती है कि किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल का नाम शोध है। और सामाजिक विज्ञान कोश के अनुसार अनुसंधान वस्तुओं, प्रत्ययों आदि को कुशलता से व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्य के पश्चात उसका प्रयोग करके विज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है। और वो ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। वो कहने का आशय ये है कि वो ज्ञान चाहे विज्ञान सम्मत हो या कला से संबंधित ज्ञान हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जैसा आपको पहले भी ये बताया गया है, कि रिसर्च में री शब्द से अधिक पुनः महत्वपूर्ण होता है, और यही पुनः शब्द जो है वो इसके गांभीर्य का द्योतक होता है। स्थूल अर्थ में वो नवीन और इस विस्मृत तथ्यों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। और सूक्ष्म अर्थ में यह वही ज्ञान है जो साहित्य के पुनर्मूल्यांकन की नई व्याख्या का सूचक होता है। हमें नगेंद्र जी का भी स्मरण करना होगा। तो अनुसंधान का जो अर्थ है परिप्रेक्षा, परीक्षण, समीक्षण आदि, यहाँ पर आपको पता है कि संधान का अर्थ है दिशा विशेष में प्रवृत्त करना या होना, और अनु का अर्थ है पीछे। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ हुआ किसी लक्ष्य को सामने रख करके दिशा विशेष में आगे बढ़ना, और किसी विशिष्ट इच्छित आवश्यक तथ्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, परीक्षण करना इत्यादि। डॉक्टर नगेंद्र समेकित रूप से कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का नाम ही सत्य है। इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट जाता हुआ दिखाई देता है। किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। यह परिभाषा कुक महोदय ने दी है, और क्रॉफोर्ड ने जो परिभाषा दी है, तो इस व्याख्यान के संदर्भ में एक बार फिर से उसे हमें जान लेना चाहिए। उनके अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे अनुसंधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट प्रकरणों के प्रयोग की विधि है। और अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक ऐसी विधि है
जिससे अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना होता है। रेडमैन और मोरी ने, जो कि उनकी एक प्रसिद्ध किताब है, पहले भी इसका उल्लेख किया जा चुका है, द रोमांस ऑफ रिसर्च में भी शोध पर विचार किया है और वो कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है वो शोध कहलाती है। और इसी संदर्भ में हमें एक बार पुनः एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश की परिभाषा पर भी दृष्टिपात करना होगा। तो उसमें लिखा है कि किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तत्वों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। स्पार और स्वैनसन ने शोध को परिभाषित करते हुए कहा है कि कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। शोध अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण या सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। यह मान्यता लुंडन वर्ग महोदय की है। शोध किसी प्रश्न अथवा समस्या अथवा प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया है, ऐसा एडवर्ड महोदय का कहना है। तो जैसा कि विदित है और आप इस पूरे विमर्श विचार के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, जान सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र शोध की परिधि में आते हैं। जानने की इच्छा, नित्य नए ज्ञान या विज्ञान से संबद्ध विकास के उदय के कारण ही पनपती है। खोज, आविष्कार, नूतन विचार या चिंतन, नई उद्भावना, नया समीक्षण और मूल्यांकन इसका लक्ष्य होता है। प्रिय सहभागियों, आप लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा संसार की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण भाषाओं में रही है। संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व की अमूल साहित्यिक संपदा के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे में संस्कृत ग्रंथों की जो अमूल्य संपदा रही है, भारत की संपूर्ण चिंतन धारा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका असंदिग्ध है। निश्चित ही इसने शोध को भी जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसके लिए यास्क, पतंजलि और पाणिनि जैसे आचार्यों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक आधार प्रदान किया है। भारतीय परिस्थितियों में आचार्यों के भाषिक और साहित्यिक विमर्श की भूमिका भाषा और साहित्य को शोध की परिधि में लाने के संदर्भ में निश्चित ही सहयोगी रही होगी। आधुनिक युग में अकादमिक संदर्भ में जब से इसे रिसर्च के समानार्थी के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है, तो इसके अर्थ में विस्तार दृष्टिगत होता है। इसके अंतर्गत शुद्ध करना, बनाना, रूप देना, त्रुटियों को दूर करना, रहस्यपूर्ण तथ्यों की खोज करना एवं अज्ञात तथ्यों का पता लगाना सम्मिलित हो गया है। इस प्रकार अपने विस्तृत अर्थ में शोध शब्द किसी भी पदार्थ अथवा तत्व को परिशुद्ध करने का कारक माना जाता है, परंतु जीवन और जगत की व्यापकता में अनुसंधान के क्षेत्र में ये शब्द भिन्न अर्थ
भी परिलक्षित करता है। शोध प्रविधि के प्रमुख विद्वान तिलक सिंह मानते हैं कि अनुसंधान के क्षेत्र में अज्ञात तथा विस्मृत तथ्यों को सर्वग्राह्य बनाना और तथ्यों को नवीन दृष्टि से संदेह रहित तथा निर्भ्रांत बनाना शोध कहलाता है। कहा यह जा सकता है कि जो कुछ उपलब्ध है उसको नवीन रूप से विवेचित करना और पुनः उपलब्ध करवाना इसके लक्ष्य के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। अकादमिक धरातल पर शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य होता है। यानी कहने का आशय यह है कि शोध एक विशिष्ट उपाधि भी प्रदान करता है। एक विशिष्ट उपाधि प्राप्त करने के लिए हम शोध करते हैं। इस दृष्टि से इसके लिए कुछ अर्हताएं भी अपेक्षित होती हैं। इसमें नवीन तथ्यों की खोज होनी चाहिए अथवा तत्वों या सिद्धांतों की नई व्याख्या होनी चाहिए। उपाधि परक होने के कारण शोधार्थी की विवेचन शक्ति तथा निर्णय शक्ति इसमें व्यक्त होनी चाहिए। साहित्यिक प्रतिपादन प्रभावशाली होना चाहिए। शोध की परिणति के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रबंध जिन विशेषताओं की अनिवार्यतः अपेक्षा रखता है उसका उल्लेख भी आवश्यक है। मौलिकता इसका मूलभूत गुण है। वस्तुतः शोध का मुख्य उद्देश्य अंतर्निहित सिद्धांतों, नियमों और घटनाओं की समझ का विस्तार करना है। यह नवीन तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों या पहले से अज्ञात क्षेत्र का अन्वेषण करता है और मौजूदा ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाता है। उदाहरण रूप में कहा जा सकता है कि किसी नई बीमारी के कारण या किसी भौतिक घटना के अप्रत्याशित व्यवहार की खोज इसमें की जाती है। यानी कोई नई बीमारी आई है तो उसका क्या कारण है और कुछ ऐसी घटना जो पहले न दिखी हो उसमें जो कारक होते हैं उसको भी इसके माध्यम से हम जानते और पहचानते हैं और उसके लिए खोज करते हैं। शोध को ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देना चाहिए। यह एक नई समस्या को संबोधित कर सकता है, किसी पुरानी समस्या का नया समाधान भी कर सकता है या मौजूदा सिद्धांत का नए संदर्भ में परीक्षण कर सकता है। मौलिकता का अर्थ केवल पूर्णता नया होना ही नहीं बल्कि यह मौजूदा ज्ञान का गहन विश्लेषण, पुनर्मूल्यांकन और परिमार्जन भी हो सकता है। शोधकर्ता पुराने सिद्धांतों की कमियों को उजागर करके या उन्हें नई परिस्थितियों में लागू करके मौलिकता प्रदर्शित कर सकता है। मौलिक शोध का स्वरूप प्रायः बौद्धिक और सैद्धांतिक होता है। शोध कार्य में नई तकनीकों, विधियों या उपकरणों का विकास या अनुप्रयोग करना भी मौलिकता का एक पक्ष है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मौलिकता का वैशिष्ट यह है कि यह अज्ञात और अल्पज्ञात ऐसे तथ्यों की खोज करता है या इसमें खोज होनी चाहिए जो महत्व के, जिनका उपयोग हो सके। शोध में उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांतों का नवीन आख्यान भी इसमें होना चाहिए। शोधार्थी आलोचनात्मक परीक्षण तथा सम्यक निर्णय की क्षमताओं से लैस होना चाहिए। प्रतिपादन सौष्ठव भी विद्यार्थी का महती गुण है। शोध की सार्थकता वस्तुतः ज्ञान के क्षेत्र विस्तार में निहित होती है। आधुनिक युग में शोध एवं उससे प्राप्त उपाधि ज्ञान की पराकाष्ठा का द्योतक होती है। यानी वो ज्ञान का जो सबसे उत्कर्ष है उसको अपने साथ जोड़ती है। यानी अगर आप
शोध करते हैं और जो उससे उपाधि प्राप्त करते हैं, तो माना जाएगा कि आप ज्ञान के उत्कर्ष पर हैं, यानी अमुक क्षेत्र में ज्ञान के, उस विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान के उत्कर्ष को आपने छू लिया है। और शोधार्थियों, इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो विश्वविद्यालयों की होती है, संस्थाओं की होती है। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र के लिए ये इस प्रकार की संस्थाएं, चाहे विश्वविद्यालय हो या कोई शोध संस्थान हो, वो उसकी आत्मा के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। विगत कई वर्षों से भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उसको उच्च शिखर पर ले जाने के लिए शोध की प्रक्रिया आरंभ हो करके वर्तमान में सुनियोजित रूप से उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ रही है। विश्वविद्यालयों के स्वरूप और कभी कभी लक्ष्य अलग होने के बावजूद शोध को लेकर सभी प्रायः एक सा प्रयास करते हैं। इसके तहत मौलिकता, अज्ञात तथा ज्ञात तथ्यों की खोज और उसके महत्व की स्थापना, उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांतों का नवीन आख्यान, आलोचनात्मक परिचय तथा सम्यक निर्णय की क्षमता, ज्ञान की अभिवृद्धि इत्यादि तत्वों की परिधि में निश्चित रूप से किसी भी विषय पर उपाधि के लिए मानक के रूप में स्वीकार की जा सकती है। इसकी महत्ता विकास के समानांतर बनी रहेगी, कदाचित इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी के द्वारा किसी भी राष्ट्र का समुचित विकास होता है, इसके बिना कदाचित ये संभव नहीं है। तो आशा है कि प्रस्तुत व्याख्यान आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।